दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों लूसेंट जी के सामान्य ज्ञान श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें हम मुगल प्रशासन और मराठों के उत्कर्ष से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले इसमें हम मुगल शासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों मुगल शासन के अंतर्गत मंत्रिपरिषद को विजारत कहा जाता था और बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफ़ी महत्वपूर्ण था। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सद्र उस सद्र और मीर समन में विभाजित कर दिया था। औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया था। दोस्तों मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था और जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब उसे काजी कहा जाता था। लगानहीन भूमि, जिसको मदद ए माश कहते थे, उसका निरीक्षण सद्र करता था और सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर समा कहलाता था। सूचना और गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा ए डाक चौकी नाम से मुगल शासन के अंतर्गत जाना जाता था। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना, आम जनता के दुष्चरित्रता से बचाने का कार्य मुहतसिब नामक अधिकारी करता था। दोस्तों प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों में, सूबों का सरकार में, सरकार का परगना या महाल में और महाल का जिला या दस्तूर में, दस्तूर ग्राम में बटे हुए थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसे मावदा या दीह कहते थे। मावदा के अंतर्गत छोटी बड़ी बस्तियों को नागला कहा जाता था। आइए देखते हैं मुगल काल के प्रमुख अधिकारी और उनके कार्य। तो सूबेदार जो होता था, दोस्तों मुगल शासन में सूबेदार जो था ये प्रांतों में शांति स्थापित करने का कार्य करता था और ये प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान था। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रधान होता था और सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह होता था। बख्शी प्रांतीय सैन्य प्रधान, फौजदार जिले का प्रधान फौजी अधिकारी, आमिल या अमलगुजार जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी, कोतवाल नगर प्रधान होता था, शिकदार परगने का प्रमुख अधिकारी होता था और आप जान लीजिए आमिल जो था ये ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाता था और लगान निर्धारित करता था। दोस्तों शाहजहां के शासनकाल में सरकार और परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई थी। भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी। पहला खालसा भूमि, जो प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में होती थी। जागीर भूमि, जो तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि थी। और सयूर गल या मदद इमाश, ये अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि थी, जिसे मिल्क कहा जाता था। दोस्तों शेरशाह के द्वारा भू राजस्व के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने भी किया था और अकबर के द्वारा करोड़ी नाम के अधिकारी की नियुक्ति 1573 में की गई थी और इसे अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। 1580 में अकबर ने दहशाला नाम की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया था। पोलज, जो नियमित रूप से खेती यानी वर्ष में 2 बार फसल उगती थी। प्रति 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर जिसमें खेती होती थी। चाचर यानी 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती। और बंजर, जो खेती योग्य भूमि नहीं थी, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। दोस्तों 1570-71 में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रणाली आरंभ की। इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणी थी, एक को तख्शीस और दूसरे को तहसील कहते थे। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया। मुगल काल में कृषक जो हैं ये 3 वर्गों में विभाजित थे। पहला तो खुद कास्त थे, ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वे निवासी थे।
पाहीकास्त जो दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे, और मुजारियन ये खुद कास्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। मुगल काल में नील उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्रों में आगरा, भरतपुर के बयाना और गुजरात के सरखेज थे। सबसे उत्तम प्रकार का नील बयाना क्षेत्र और सरखेज में पैदा होता था। दोस्तों, मुगल काल में अफीम मुख्यतः मालवा और बिहार में होता था, और शोरा उत्पादन यानी नाइट्रेट उत्पादन का जो प्रमुख केंद्र था ये बिहार था। कपड़ा उद्योग के अंतर्गत ददनी प्रथा का प्रचलन था, जिसका तात्पर्य कारीगरों को अग्रिम भुगतान से होता था। उत्तम श्रेणी का ऊनी वस्त्र और शाल कश्मीर तथा लाहौर में तैयार होता था, और मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई थी। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया था, और जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई, साथ ही उस पर अपना और नूरजहां का नाम अंकित करवाया था। देखिए दोस्तों, मुगल कालीन लगान वसूल करने की व्यवस्थाएं कौन सी थीं? तो इसमें एक तो गल्ला बख्शी था, इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। नसक, इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल काटने पर उसे ले लिया जाता था, ये व्यवस्था बंगाल में थी। और जब्ती, इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का विनिश्चय किया जाता था, जो नकद लिया जाता था। दोस्तों, मुगल काल का सबसे बड़ा सिक्का शंसब होता था, और सोने का ये सिक्का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। मुगल कालीन सिक्कों के बारे में जान लेते हैं। तो मुहर जो था ये मुगल काल का सर्वाधिक प्रचलित सोने का सिक्का था। संसब, अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का, ये 101 तोले का था। इलाही, ये सोने का गोल आकार का सिक्का था। रहस्य, ये गोल तथा चौकोर दोनों तरह का सोने का सिक्का था, और ये 5.5 तोले का था। अतमाह जो था ये 25 तोले के सोने का सिक्का। विंसात 20 तोले का सोने का सिक्का। रुपया चांदी का सिक्का, और जलाली ये चांदी का सिक्का होता था। दोस्तों देखिए, दरब, चरण, चंदन, दह, कल और सुकी सभी चांदी के सिक्के थे। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया होता था, और दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। 1 रुपया में 40 दाम होते थे। दोस्तों, मुगल सेना के बारे में जानते हैं। तो मुगल सेना 4 भागों में विभक्त थी: पैदल, घुड़सवार, तोपखाना और हाथी सेना। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर ने प्रारंभ किया था, और 100 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार, 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले उमरा, और 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वाले अमीर ए आजम कहलाते थे। दोस्तों, जात से व्यक्ति के वेतन और प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था, और सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे, और औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 थी। दोस्तों, जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा और सिंह अस्पा की व्यवस्था की, और सबसे पहले यह पद महावत खां को दिया गया था। मनसबदारों के अलावा खुद मुगल शहंशाह भी फुटकर घुड़सवार रखते थे, जिन्हें अहदी कहा जाता था, और अहदियों को भद्र घुड़सवार कहा गया है। उनके वेतन दूसरे घुड़सवारों से काफ़ी ज़्यादा होते थे। ये बहुत ही विशाल विश्वस्त सैन्य दल के सदस्य होते थे। उनकी भर्ती स्वयं शहंशाह किया करते थे, और उनकी हाजिरी लेने के लिए अलग अलग अधिकारी होते थे। अहदी 5-5 घोड़े भी रखते थे, लेकिन कुछ ऐसे अहदी थे जिनमें 2 एक घोड़े में हिस्सेदारी करते थे। अहदियों के कर्तव्य बहुमुखी होते थे। शाही कार्यालय से अधिकतर मुंशी, दरबार के चित्रकार और शाही कारखानों के फोरमैन इस सैन्य दल से चुने जाते थे। अब आइए मुगल प्रशासन के बाद मराठों के उत्कर्ष के बारे में जानते हैं। दोस्तों, मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में शिवनेर दुर्ग, जो कि जुन्नार के समीप यहाँ पर हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था, और शिवाजी के गुरु कोंडदेव थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर समर्थ गुरु रामदास का काफ़ी प्रभाव था, और शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 में हुआ था।
शाह जी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली और अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 में शिवाजी ने सबसे पहले बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया था। 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया और शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1659 में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा और शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने सूरत को 1664 और 1670 में लूटा और पुरंदर की महत्वपूर्ण संधि 1665 में महाराजा जय सिंह और शिवाजी के बीच संपन्न हुई थी। 1672 में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीना था और 5 जून 1674 को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी यानी काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 में जयपुर भवन में कैद कर लिया, जहां से वे 16 अगस्त 1666 में भाग निकले। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सम्मान का होता था। शिवाजी के दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। शिवाजी की सेना में 3 महत्वपूर्ण भाग थे। पागा सेना जो कि नियमित घुड़सवार सैनिक थे, सिलहदार अस्थायी घुड़सवार सैनिक और पैदल यानी पैदल सेना। शिवाजी को तोपें अंग्रेजों ने प्रदान की थीं और मराठा राज्य के अंतर्गत 2 प्रकार के क्षेत्र थे। एक तो स्वराज, जो क्षेत्र प्रत्यक्षतः मराठों के नियंत्रण में थे, उन्हें स्वराज्य क्षेत्र कहा जाता था, और मुघतई यानी मुल्क ए कदीम, वह क्षेत्र जिसमें वे चौथ और सरदेशमुखी वसूल करते थे। दोस्तों, आप जान लीजिए कि चौथ और सरदेशमुखी स्वराज से नहीं लिए जाते थे, बल्कि उन जगहों से लिए जाते थे जहां मुगल या दक्कनी राजाओं का शासन था। चौथ भू राजस्व का 1/4 था जो मराठों के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था, और सरदेशमुखी 10% का अतिरिक्त अधिभार था जो उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगलों के अधीन था, पर मराठा उस पर दावा करते थे। दोस्तों, ऐसे गजेटियर ऑफ इंडिया में कुछ अन्य स्रोतों में शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 बताया गया है। आगे आज ये देखते हैं महाराष्ट्र के प्रमुख संतों के बारे में। तो संत ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर, इनका जन्म 1275 में और मृत्यु 1296 में हुई थी। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक, और भगवत गीता पर इन्होंने भावार्थ दीपिका नामक बृहद टीका लिखी, जिससे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी संप्रदाय ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है, और ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर बरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। संत नामदेव, इनका जन्म 1270 में और मृत्यु 1350 में हुई थी। इनके आराध्य देव पंढरपुर के विठोबा या विट्ठल थे। बरकरी संप्रदाय के विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन्होंने अनेक भक्तिपरक मराठी गीतों की रचना की जो अभंगों के रूप में प्रचलित है। मराठी के अलावा इन्होंने ब्रजभाषा और खड़ी बोली में गीतों की रचना की। नामदेव को सगुण और निर्गुण संतों के बीच की कड़ी माना जाता है। इनमें कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। संत एकनाथ, इनका जन्म 1533 और मृत्यु 1599 में हुआ था। इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी है। संत तुकाराम, इनका जन्म 1598 और मृत्यु 1650 में हुआ था। इन्होंने भक्तिपरक कविताएं लिखी जिन्हें अभंग कहा जाता है। ये अभंग भक्तिपरक काव्य के ज्योतिपुंज हैं। संत रामदास, इनका जन्म 1608 और मृत्यु 1681 में हुआ था। महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि थे। दशबोध जो है रामदास की रचनाओं और उपदेशों का संकलन है, और आप जान लीजिए इन्होंने महाराष्ट्र में भगवान राम की पूजा को लोकप्रिय बनाया था। दोस्तों, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन मुख्यतः 2 संप्रदायों में बटा था। एक तो बरकरी संप्रदाय यानी विठोवा पंथ।
कृष्ण के मानने वालों का पंथ, इसमें ज्ञानदेव, नामदेव और तुकाराम थे। और दूसरा था धरकरी संप्रदाय यानी राम पंथ, जिसके प्रवर्तक रामदास थे। दोस्तों सरंजामी प्रथा, इसका संबंध मराठा भू राजस्व व्यवस्था से है। अष्टप्रधान, तो दोस्तों आप जान लीजिए कि शिवाजी की मंत्रिपरिषद में अष्टप्रधान के द्वारा संचालित किया जाता था। इसमें पेशवा यानी प्रधानमंत्री ये राज्य का प्रशासन और अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था। सरी ए नौबत यानी सेनापति ये सैन्य का प्रधान होता था। अमात्य यानी राजस्व मंत्री आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। बाकया नवीस ये सूचना, गुप्तचर और संधि विग्रह विभागों का अध्यक्ष था। चिटनिस राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखता था। सुमंत विदेश मंत्री था। पंडित राव धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण, और न्यायाधीश ये न्याय विभाग का प्रधान होता था। दोस्तों शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी के प्रयोग को आरंभ किया। शिवाजी ने 1679 में अन्नाजी दत्तो द्वारा व्यापक भूमि सर्वेक्षण करवाया था। शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% हो गया था। और शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार 1664 और 1670 में लूटा था। अब आइए शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में जानते हैं। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी थे। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। मार्च 1689 को मुगल सेनापति मखर्रब खान ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी और कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उनकी हत्या कर दी। संभाजी के बाद 1689 में राजाराम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया और राजाराम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया था। शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए जो नियुक्त अधिकारी थे उनमें देखिए हवलदार ये किले की आंतरिक व्यवस्था की देखरेख, सरे नौबत किले की सेना का नेतृत्व और सवनिस ये किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार और भंडार की देखरेख करते थे। दोस्तों देखिए राजाराम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 में मारा गया था। राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बनी थी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र साहू, जो औरंगजेब के कब्जे में था, भोपाल के निकट के मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया। शाहू और ताराबाई के बीच 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें साहू विजयी हुआ। साहू ने 22 जनवरी 1708 को सतारा में अपना राज्याभिषेक कराया था। साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था। पेशवा जो है ये पुणे में रहता था। 1713 में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। इनकी मृत्यु 1720 में हुई और इनके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। दोस्तों पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमज़ोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए साहू को उत्साहित करते हुए कहा, आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। उत्तर में साहू ने कहा, निश्चित रूप से आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। दोस्तों देखिए पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 को बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच हुआ, जिसमें निजाम की हार हुई और निजाम के साथ मूंगी शिवा गांव की संधि हुई थी। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था, जिसने 29 मार्च 1737 को दिल्ली पर धावा बोला। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित था। 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई और बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद दोस्तों बालाजी बाजीराव 1740 में पेशवा बने। 1750 में संगोला संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। बालाजी बाजीराव, देखिए बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था और झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के
मध्य हुई थी। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई और इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 में हो गई। यहाँ पर देखिए अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाले प्रमुख संधियों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सूरत की संधि 1775 में, पुरंदर की संधि 1776 में, बड़गांव की संधि 1779, सालबाई की संधि 1782, बसीन या भसीन की संधि 1802, देवगांव की संधि 1803, सुरजी अर्जनगांव की संधि 1803 में, राजापुर घाट की संधि 1804, नागपुर की संधि 1816, ग्वालियर की संधि 1817, पूना की संधि 1817 और मंदसौर की संधि 1818 में हुई थी। दोस्तों, माधवराव नारायण प्रथम 1761 में पेशवा बना। इसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। मुगल बादशाह अब मराठों का पेंशन भोगी बन गया। पेशवा नारायण राव 1772-73 की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा की गई और पेशवा माधव राव नारायण द्वितीय की अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देख रेख 12 भाई सभा नाम की एक 12 सदस्यों की मंत्रिपरिषद करती थी। इस परिषद के दो महत्वपूर्ण सदस्य महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस थे। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था और अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने इन्हें मराठों का मैकियावेली कहा था। तो नाना फडणवीस को अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने मराठों का मैकियावेली उनकी कूटनीतिक ज्ञान और चतुराई के कारण कहा था। अंतिम पेशवा राघोवा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था और मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। दोस्तों, 1776 में पुरंदर की संधि हुई। इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया और देखिए एक एक करके जो 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे, उसमें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में हुआ। इसमें भोसले नागपुर के इन्होंने अंग्रेजों को चुनौती दी। इसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1803 को देवगांव की संधि हुई थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 में हुआ और इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया था। आप जान लीजिए दोस्तों कि पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव और अष्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 में मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त करके बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया, जहां 1853 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। लुसेंट जी के सामान्य ज्ञान श्रृंखला के अंतर्गत मराठा प्रशासन और मुगल प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को आपने इसमें जाना और इसी के साथ मध्यकालीन भारत के इतिहास का ये भाग समाप्त होता है। इसके बाद हम आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।